हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 33rd क्लास है, 33वीं क्लास है। इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिए। कल की क्लास जो थी थोड़ी सी लेट हो गई थी, 1 घंटे लेट हुई, 8 बजे के आसपास अपलोड हुई थी, तो काफ़ी कम लोगों ने देखी है। तो मैं एक बार आपसे गुजारिश करूँगा कि पिछली जो क्लास थी कल की वो आप जाके वहाँ पर देख लें। उस क्लास में मैंने आपको बताया है कि कैसे भारत में जो है जो विदेशी कंपनियां आई वो भारत में कैसे आई, कैसे क्या आई, उनका क्रोनोलॉजिकल तरीका क्या था। इसका एक पोस्ट मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था, काफ़ी लोगों ने लाइक किया उसको। तो ये पोस्ट मैंने कम्युनिटी पे डाला हुआ था जहाँ पर मैंने बताया था कि किस ऑर्डर में, समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस ऑर्डर में जो कंपनियां हैं वो भारत में आई। उसके बाद मैंने पर्टिकुलरली एक एक करके जो पुर्तगालीज कंपनी थी, जैसे डच कंपनियाँ आई इंडिया में, उसके बाद जो है इंग्लिश कंपनी इंडिया में आई, तो इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था स्लाइड बाय स्लाइड, और उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो एक बार जाकर आप पिछली वाली जो क्लास है उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सभी उन कंपनियों के बारे में बताया है जो भारत में व्यापार करने के माध्यम से आई, व्यापार करने के लिए आई, और उस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थी उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत का एक और सेक्शन जो था। ये तो हो गया विदेशी शक्तियों के बारे में हमने बात कर ली। बात करें अगर इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य था उस टाइम तक, ठीक है। जो अर्ली एम्परर्स थे वो फिनिश हो चुके थे, औरंगजेब की मौत हो चुकी थी। आगे चल के धीरे धीरे जब कंपनियां ये सब आई तब तक तो यहाँ पर जहांगीर का शासन था। तब यहाँ पर जहांगीर का शासन हुआ करता था। मतलब हम बात कर रहे थे 1600 से, लगभग 1600 से स्टार्ट होकर कंपनियों ने आना स्टार्ट किया, और लगभग 1731 में लास्ट जो स्वदेश कंपनी थी वो 1731 में स्टेबल हुई। तो इतने बीच तक में यहाँ पर जो है कंपनियाँ अपना प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित कर रही थी, और इसमें जो है इनमें सबसे आगे जो निकल रही थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही अधिकतर कंपनियों ने अपने नाम रखे हुए थे। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कल की क्लास में। तो उसमें सबसे आगे जो निकल रही थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था, इसने बाकी सबके जितने भी दूसरी कंपनियां थी उनका प्रभुत्व धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म कर दिया था। मोर्चे बाई मोर्चे अलग अलग जगहों पर युद्ध होते रहे, छोटे मोटे युद्ध हुए। कर्नाटक युद्ध हुआ, जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। तो यहाँ पर कर्नाटक के तीनों युद्धों के बाद लगभग फ्रांस का जो वर्चस्व था वो इंडिया से खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ की जो स्टोरी है आज हम उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि यहाँ पर जो अभी तो ये मतलब हम बात कर रहे थे कंपनियों के बारे में। तो कंपनियां तो अभी सिर्फ आई ही थी। अभी जो यहाँ का शासन था, जो यहाँ की राजनीति थी, वो कंपनी के हाथ में पूरी तरह नहीं थी। कंपनी तो अपना व्यापार करने की व्यवस्था कर रही थी, यहाँ पर ट्रेड के लिए आई थी, और पूरा एक जो टारगेट था वो था ट्रेड कवर करने का। क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी कंपनियां आ गई थी, अलग अलग देशों की कंपनियों की वजह से यहाँ पर ट्रेड वॉर होने लग गई एक तरीके से। और वॉर वो इस हद तक बढ़ी कि यहाँ पर एक तरीके से शासन स्थापित करने वाला जो हिसाब किताब है वो स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो इसकी शुरुआत कब से होती है और इंडिया में उस टाइम पर पॉलिटिकली क्या चीज़ें चल रही थी, उन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे। यहाँ पर जो आज की क्लास है हमारी, आज हम देखेंगे कि भारत में क्या हुआ जब मुगलों की शक्ति कमज़ोर होने लगी। तो भारत में वो कौन कौन से नए राज्य थे जो स्थापित हुए, कौन कौन से नए राज्य हैं जो उठ खड़े हुए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, पहली बात तो यहाँ हम देखेंगे, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब मेनी इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर स्टेब्लिश्ड इन इंडिया। जब हुआ क्या, औरंगजेब की जब डेथ हो गई आपकी कितनी, 1703 में, 1703 में उसकी डेथ होती है। सॉरी 1707 में, मुझे थोड़ा डाउट हुआ था इसीलिए मैं वेट कर लिया। 1707 में है इसकी डेथ हुई। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट जो है, बहादुर शाह फर्स्ट बने। बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठे मुगल सल्तनत की। और फिर बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह जब के सेकेंड आएंगे, इनको बोला जाता है जफर। बहादुर शाह जफर, इनका निक नेम जो था वो जफर था। तो बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह जफर तक का जो सफ़र था, उस बीच में मुगलों का हाल क्या हुआ, किस तरीके से मुगलों की सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। 1707 से लेके यहाँ पर हम आ जाएंगे 1857 में। ये 150 साल जो थे, ये पूरे कंप्लीट 150 सालों में जो है इंडिया में और क्या हुआ उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे अगली 2 क्लासेस के अंदर। आज हम देखेंगे बंगाल और अवध के बारे में। अगले आने वाली क्लास के अंदर हम देखेंगे मैसूर, और जो है आपका नेक्स्ट आपका बचता है मराठा। तो मराठा जो कि शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। कुछ इंपॉर्टेंट जो साम्राज्य उठ के खड़े हुए थे उनमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मराठास थे, जो साउथ में उठ खड़े हुए और उन्होंने लगभग नॉर्थ तक अपना वर्चस्व बनाया एक टाइम पर। फिर नवाब ऑफ बंगाल थे, जिन लोगों ने भी काफ़ी ठीक इनका भी वर्चस्व था। फिर नवाब ऑफ अवध और स्टेट्स ऑफ मैसूर। स्टेट ऑफ मैसूर इसलिए लिखा गया है क्योंकि विजयनगर उस टाइम पर हुआ करता था। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उस टाइम पर विजयनगर हुआ करता था, ठीक है।
धीरे धीरे विजयनगर की जो एक विजयनगर का जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, और उसी विजयनगर का एक प्रोविंस हुआ करता था आपका मैसूर। फिर उसमें जो है अलग से अलग एक वंश उठ खड़ा हुआ, और उसमें जब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं आपके हैदर अली और टीपू सुल्तान। इन दो के बारे में पढ़ेंगे, एक आपका होगा हैदर अली और दूसरा होगा टीपू सुल्तान। वैसे ही मराठास के बारे में बात करेंगे तो मराठास के बारे में सबसे पहले तो शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने एक मराठा शक्ति जो कहीं थी भी नहीं, जो कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी, एक नया साम्राज्य था जो उठ के खड़ा हुआ था। ये बिल्कुल एक नया वंश था, क्योंकि इससे पहले इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि मराठास ने कहीं कोई युद्ध किया हुआ हो या कुछ भी हो। ये इन्होंने क्या किया था, जो गांव के लोग रहने वाले हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो अपनी धरती पर रह रहे होते हैं, बस उन नॉर्मल लोगों को खड़ा किया और उनसे एक सेना बनाई, और उस सेना से बाद में चल के उन्होंने छापामार नीति से धीरे धीरे अपना एक अलग वो बना लिया, पूरा राज्य इन्होंने स्टेबल कर लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं उन कुछ राज्यों के बारे में जो उस टाइम पर यहाँ पर इंडिया में थे। सबसे पहले जिसकी बात की जाएगी तो वो तो है आपका दिल्ली। एक तो दिल्ली था ही, जहाँ पर दिल्ली का शासन था। दिल्ली में मतलब जो है शासक भी हुआ करते थे और दिल्ली के शासक राज्य भी कर रहे थे। ठीक है, पहला तो हो गया दिल्ली। दूसरा अगर हम बात करेंगे दिल्ली से आप नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे फिर आपका आएगा अवध। ठीक है, अवध के बाद आप समझ सकते हैं मराठास, और अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको बंगाल मिलेगा, और बीच उसके बाद जो है मराठास के बाद आप यहीं पर साउथ में लिख लीजिए मैसूर जो है, मैसूर राज्य। एक ये नई नई ताकतें थीं जो उस टाइम पर 1700 के आसपास, जो आपकी 1700 से 1600 से वही मतलब 17वीं शताब्दी के मिड 17th सेंचुरी से लेके आपकी 18th सेंचुरी के बीच में जो शक्तियाँ नई उठ के आई, जो नए स्टेट्स बने, उनमें से इन कुछ का नाम है। जैसे दिल्ली का तो कैपिटल आपको पता ही है, दिल्ली ही थी। अवध की कैपिटल पहले फैजाबाद हुआ करती थी। ठीक है, पहले फैजाबाद हुआ करती थी। ऐसे ही मराठास की कैपिटल जो थी वो स्प्लिटेड थी, एक तरफ सतारा था, दूसरी तरफ पुणे था, दो जगह पर स्प्लिटेड हुआ करती थी। और साउथ का जो इनकी राजधानी थी, दक्षिण में कोल्हापुर थी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी कैपिटल्स स्प्लिटेड थी। और भी बहुत सारे इनके एक मराठास में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे इनके वंश हुआ करते, अलग अलग वंश थे। जैसे गायकवाड़ थे, होलकर थे, भोसले थे, सिंधिया थे, और क्या कहते हैं छत्रपति तो फिर सतारा में बैठते ही थे। इसके अलावा पेशवा जो थे वो पुणे में बैठते थे। तो ये सब इनकी कैपिटल हुआ करती थी। अगर मराठास की जो मराठा साम्राज्य था उसकी स्थापना करने वाले शिवाजी की बात की जाए तो शिवाजी जी ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाया था रायगढ़ को, क्योंकि इनका राज्याभिषेक हुआ 1664 में इनका राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ के अंदर। तो इनकी जो कैपिटल थी वो रायगढ़ के दुर्ग के अंदर इनको क्या कहते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, तो इनकी राजधानी आप मानेंगे रायगढ़। लेकिन उसके बाद जो है राजधानियाँ स्प्लिटेड हो गई मराठास की। इसके बाद बात करेंगे नवाब साहब बंगाल की। नवाब साहब बंगाल जो है वो मतलब उनकी राजधानी और जो सब कुछ था वो कोलकाता से हुआ करता था। बीच बीच में चेंज होता रहा, युद्ध के बाद कभी कोई भाग के कहीं और गया। दूसरी बात फिर बात करते हैं आगे चल के मैसूर की। तो मैसूर की राजधानी जो थी वो मैसूरी थी। और इन सब के अलावा जो यहाँ पर एक चीज़ छूट रही है वो हैं आपके क्या कहते हैं, सिख। इन सब के साथ साथ जो है ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर सिखों की ताकत बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी, सिखों की ताकत बढ़ रही थी। और ये इनका जो एक तरीके से मेन इनका जो गढ़ था वो था लाहौर। लाहौर जो है वो पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, और लाहौर से ही इनका अधिकतर जो राज्य थे वो प्रचलित किए जाते थे आपके लाहौर से। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर हो रही थी जिनको हम आज देखेंगे। और शुरुआत करते हैं अवध से। दिल्ली के बारे में तो जो है उतना मैंने जानकारी भर का पहले ही बता दिया है। मुगल से क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहीं से बनेगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपके इनमें कहीं ना कहीं कवर होते चले जाएंगे। इनमें किसी ना किसी के साथ जो है इनका रिलेशन बन रहा होगा। दिल्ली के जो राजा रहेगा उस टाइम का, तो वो साथ साथ में हम पढ़ते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं नवाब साहब बंगाल्स के साथ, कि बंगाल के जो नवाब थे उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिख मैं लिखना भूल गया हूँ, वो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊँगा। जब धर्म सुधार होंगे उसमें भी हम सिखों को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग एथनिसिटी थी जो नए लोगों ने मतलब एक बिल्कुल नया धर्म था जो बनाया गया था। ठीक है, नवाब साहब बंगाल्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। अब बंगाल के बारे में अगर देखा जाए तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है जो बंगाल में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद आगे आने वाली 3-4 स्लाइड्स वो सभी बंगाल से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि बंगाल का जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ करता था। ठीक है, बहुत उपजाऊ रीजन हुआ करता था, इसलिए सबका टारगेट था कि बंगाल का जो रीजन है उस पर पहले जो है एक तरीके से आधिपत्य स्थापित किया जाए। 1651 में सबसे पहली बार अंग्रेजों ने वहाँ पर अपनी कोठी बनाई, या कह लीजिए कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर उन्होंने किलाबंदी की एक तरीके से अपने कामों के लिए और कंपनी के कामों के लिए।
इसके बाद सबसे पहले जब बंगाल में ये लोगों ने कोठी बनाई, इन लोगों ने काम स्टार्ट किया, तो सबसे पहले 3,000 रुपये, सिर्फ 3,000 रुपयों के चक्कर में 3,000 रुपये लेकर अंग्रेज़ों से, जो वहाँ के नवाब हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या किया कि बिहार में और बांग्लादेश, बंगाल में, बंगाल और बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों पर, बिहार, बंगाल, उस टाइम पर बंगाल ही था, अभी वेस्ट बंगाल लिखेंगे आप, और ओडिशा, इन 3 जगहों पर जो है इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। मात्र कितने, 3,000 रुपये वार्षिक, ये भी एनुअल था, ये भी एक वैसा नहीं था कि हर वीक मिल रहा था, ये भी ईयरली मिल रहा था इनको। तो 3,000 ईयरली, मतलब एक तरीके से कर पे इन लोगों ने दे दी, इनको छूट दे दी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पर अपना व्यापार करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये शुरुआती दिन थे जब कंपनी की ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी और इनको भी इतना इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आगे चलकर यही कंपनी हमारे राज्य को ही एक तरीके से ले डूबेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर बात की जाए तो इसी तरीके से 1717 में मतलब औरंगजेब के मरने के 10 साल बाद 3,000 रुपये वार्षिक लेकर ही, 3,000 रुपये याद रखिएगा, 3,000 रुपये ही वार्षिक लेकर इन्होंने क्या कर दी, मुगल साम्राज्य ने भी अपना जो अपना रीजन था उसके अंदर इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी, मात्र 3,000 वार्षिक एक तरीके से कर में। तो ये धीरे धीरे होता रहा, छोटे छोटे करों को लेकर इन लोगों ने कंपनी को अपनी जगहों पर व्यापार करने की अनुमति देते रहे। शुरुआत में कंपनी बैकफुट पे थी, शुरुआत में कंपनी के हाथ मांगने वाले थे, छीनने वालों में से नहीं थे। तो ये लोग जो है एक तरीके से नवाबों की तरह बस देते जा रहे थे, उनको जगह धीरे धीरे देते जा रहे थे और कंपनी अपना व्यापार और अपना आधिपत्य बढ़ाती चली जा रही थी। ठीक है, एक स्टोरी की तरह सुन लीजिए इसको, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही याद रह सकती हैं, बहुत कुछ अगर मैं उसको बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। नवाब ऑफ बंगाल के जो फाउंडर थे, जो इस नए साम्राज्य के फाउंडर थे औरंगजेब के डेथ के बाद, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने इस वंश की स्थापना की, इसको इंडिपेंडेंट बनाया। ठीक है, इससे पहले भी रहा होगा लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं था, ये अवध जो आपके क्या कहते हैं जो मुगल्स थे उनके अंडर काम करता रहा होगा शुरुआत में। पहले जब वहाँ पर औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया। सेकंड जो बंदा है इसमें आएगा वो आएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में बहुत सारे आपने मतलब टीवी सीरियल्स में अगर आपने नेशनल देखा है शुरुआत के टाइम पर, डीडी नेशनल पर एक वो आया करता था, सीरियल आता था डीडी नेशनल पर, इसके बारे में सीरियल आ चुका है और इसकी स्टोरी थोड़ी सी है टिपिकल। इसका जो दरबार था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुआ करती थी। ये व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो सिराजुद्दौला काफ़ी सही मतलब रूलर भी था और अच्छा रूलर था, जो चाहता था कि जो अंग्रेज़ों की आगे की जो मंशा थी उसको समझता था। सिराजुद्दौला ने जैसे ही गद्दी पर बैठा था वैसे ही जो एक क्या कहते हैं कोलकाता का बाज़ार है क्या उस टाइम पर जो रहा होगा, जिसका नाम है कासिम बाज़ार। ठीक है, कासिम बाज़ार जो है उस पर एक तरीके से कब्जा था किसका, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ वहाँ से टैक्स लिया करते होंगे या जो भी है, पूरा तरीके वहाँ का जो एक तरीके से वहाँ का जितना भी काम था जो भी था वो अंग्रेज़ों के अंडर हो रहा था। तो इसने क्या किया, पहले तो इसने रोका ये लोग जो अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ फ्रांसी और ये सब लोग जो है वहाँ पर मतलब कोलकाता का एक चंद्रनगर जो जगह है वहाँ पर ये लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बना रहे थे। तो इसने पहले तो वहाँ पर रोका, तो वहाँ पर फ्रांसीसी जो लोग थे वो तो रुक गए, फ्रांस वाले तो रुक गए, लेकिन जो इंग्लिश लोग थे उन लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन बंद नहीं किया। तो वहीं से सिराजुद्दौला के दिमाग में जो है एक तरीके से पहले से राइवलरी आ चुकी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो राइवलरी तो इनकी यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी। इसके अलावा भी जो सिराजुद्दौला ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे अंग्रेज़ों के साथ इसकी जो राइवलरी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सबसे पहला काम तो इसने 4 जून को किया, जब ये राजा बना है आपका क्या कहते हैं 1756 में ही बना है और 57 में ही प्लासी के युद्ध के बाद यह जो है इसका जो सिंहासन है वो चला जाएगा। तो 4 जून को इसने सबसे पहले क्या किया है, कोलकाता पर आक्रमण करता है। सबसे पहले तो जो कासिम बाज़ार है वहाँ पर कासिम बाज़ार जिस पर एक तरीके से पूरा कब्जा रहा होगा अंग्रेज़ों का, तो पहले तो ये जो है मतलब आक्रमण करता है कासिम बाज़ार पर। ठीक है, उसके बाद फिर 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण कर देता है। कोलकाता जो कि अंडर में था अंग्रेज़ों के, उस पर कोलकाता पर आक्रमण करेगा। ठीक, इसके बाद 20 जून को जो विलियम फोर्ट है कोलकाता के अंदर, उस पर जो 20 जून तक जो है 5 दिनों के अंदर विलियम फोर्ट पर जो है अपना कब्जा बना लेगा। ये कुछ काम इसने किए अंग्रेज़ों के खिलाफ। और भी बहुत सारे कामों के बारे में मिलता है। एक राइटर है जो सोल्जर रहा था जिसका नाम है हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल ने एक घटना के बारे में बताया है जो कि पूरी तरीके से पुष्टित नहीं होती है। इंडियन जो हैं वो अलग बोलते हैं और जो अंग्रेज़ राइटर हैं वो कुछ अलग बोलते हैं। इसने बताया एक ब्लैक होल जो एक रहा है, क्या कहते हैं ब्लैक होल की एक घटना हुई है उसके बारे में इसने बताया है। उसमें इसने ये बताया है कि जब इसने सब कुछ ये किया है उस दौरान पे इसने लगभग एक
146 इंग्लिश सोल्जर्स को उसने एक 14x18 की कोठरी के अंदर बंद किया था। शुजाउद्दौला जो कि वहाँ पर काफ़ी काम इसने पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ कर रखे थे, इसने एक और ये काम किया, इनके हिसाब से, हॉलवेल के हिसाब से इसने एक और ये काम किया था। उसने 146 लोगों को 14x18 की एक छोटी सी कोठरी के अंदर बंद कर दिया था। और अगर ऐसा हुआ है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14x18 के कितने छोटे से रूम होते हैं। हमारे जो नॉर्मल रूम होते हैं वो 10x12 कम से कम तो होते ही हैं मिनिमम, या 15x10 होते हैं। तो उस रूम के अंदर अगर 150 लोगों को भर दिया जाएगा तो क्या हालत होगी कि एक के ऊपर एक की तरह लोग भरे होंगे। तो इसका यही कहना था कि जब अगले दिन गेट खुला या अगले दिन खोल के निकाला गया तो उसमें से मात्र 23 लोग जीवित निकले। ठीक है, उन 23 लोगों में से एक हॉलवेल भी था। इसका ये कहना है, ये है ब्लैक होल की घटना। और इसके बारे में मैंने आपको बस इसलिए बताया है कि ये हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्लैक होल का जो इवेंट है, ब्लैक होल की जो घटना है वो किसके टाइम पर हुई, रूलर कौन सा था, नवाब कौन सा था। हो सकता है आपसे नवाब पूछ लिया जाए, या वो व्यक्ति जिसने इसके बारे में बताया है हॉलवेल, उसका नाम पूछ लिया जाए, या सिंपली आपसे जगह पूछ ली जाए कि किस प्रांत में ये हुआ था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है पूछ ली जाए। ये आपसे डायमेंशन शायद ना पूछी जाएंगे कि 14x18 में था या 20x20 में था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो शुजाउद्दौला ने की थी, जो शुजाउद्दौला के साथ हुई। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ये भी शुजाउद्दौला के टाइम पर हुआ और ये फिर से हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, इट वॉज बिटवीन शुजाउद्दौला एंड कर्नल क्लाइव। जो कर्नल क्लाइव था, क्लाइव और जो है शुजाउद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ 13 जून को। ये युद्ध ऐसा युद्ध था जो बिना लड़े खत्म हो गया। ठीक है, इसके बारे में इतिहास में बोला जाता है ऐसा युद्ध जो बिना लड़े खत्म हो गया। क्यों बिना लड़े खत्म हो गया युद्ध, इसके बारे में हम जानते हैं। शुजाउद्दौला जो है इनका सेनापति था, क्या कहते हैं, जो सेनापति है उसका नाम था, यहाँ पर कमांडर ऑफ शुजाउद्दौला नहीं, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, उसका नाम तो मीर जाफर था, यहाँ पर शायद लिखा नहीं है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मीर जाफर। ठीक है, मैं सोच रहा था कि ऊपर ही मिल जाए। मीर जाफर जो था इसका जो है सेनापति हुआ करता था, और सेनापति ही इसका जो है वो मिल चुका था किससे, इसका सेनापति अंग्रेजों से मिल चुका था। ठीक है, वो इंग्लिश लोगों के साथ मिल चुका था, इंग्लिश सेना के साथ मिल चुका था। तो जब ये लोग गए ग्राउंड पर, बैटल ग्राउंड पर पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद जो है इसके सेनापति ने लड़ने का आदेश ही नहीं दिया। ठीक है, सैनिकों को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया और इनको फिर जो है भागना पड़ा वहां से। ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे, और वो बात अलग है कि जहाँ भाग के गए वहाँ भी इनकी डेथ करवा दी गई, ये वहाँ भी बच नहीं पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, इट वॉज बिटवीन शुजाउद्दौला एंड कर्नल क्लाइव। कर्नल क्लाइव का नाम यहाँ पर याद रखिएगा कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ है आपका, वो हुआ था कर्नल क्लाइव के टाइम पर। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सा कर्नल था उस टाइम पर, या किसके नेतृत्व में इंग्लिश जो सेनाएं थी वो बैटल ऑफ प्लासी में लड़ी थी। क्योंकि ये दोनों युद्ध हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, भारत के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी का राज्य स्टेबल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। कंपनी का राज्य पूरी तरीके से तो नहीं बना था, लेकिन जो है व्यापार करने की छूट लगभग हर जगह इनको मिल गई थी इन दो युद्धों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कमांडर ऑफ शुजाउद्दौला केम आउट टू बी अ ट्रेटर। ये बिल्कुल ट्रेटर बना। ट्रेटर वही बोलते हैं जिसको अपने लोगों से गद्दारी करे। एंड ही डिड नॉट ऑर्डर द आर्मी टू फाइट। अपनी आर्मी को उसने फाइट करने के लिए ऑर्डर ही नहीं दिया, आर्मी खड़ी रही, वो लोग आए और बाद में इन लोगों क्या कहते हैं शुजाउद्दौला को भागना पड़ा जैसे ही उन लोगों ने चार्ज लिया। ठीक है, शुजाउद्दौला टुक शेल्टर इन मुर्शिदाबाद वेयर ही वॉज किल्ड बाय द मोहम्मद बेग बाय द ऑर्डर ऑफ सन ऑफ मीर जाफर। जो मीर जाफर था ये इनका सेनापति था। ठीक है, यहाँ पर सेनापति का इसका नाम नहीं लिखा हुआ था, आप याद कर लीजिएगा। मीर जाफर इसका सेनापति हुआ करता है। शुजाउद्दौला का सेनापति जो है सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर। ठीक है, ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध में आएंगे जो आपके बक्सर के युद्ध में लड़ेंगे। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है नवाब ऑफ बंगाल का था और ये लड़ा था प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ से भाग के मुर्शिदाबाद ये पहुँचे तो मुर्शिदाबाद में भी इनकी डेथ करवा दी गई। जो मीर जाफर का लड़का था उसने मोहम्मद बेग नाम के एक व्यक्ति को भेजकर इनकी वहाँ पर हत्या करवा दी। तो ये तो था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, जो कि हुआ 13 जून। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि डेट एग्जैक्टली याद रखें, लेकिन थोड़ा सा जरूर आप याद रखें कि ये जून के टाइम 57 में हुआ है। नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ बक्सर, वो हुआ आपका 22 अक्टूबर 1764 को। यहाँ पर डेट्स की बात इसलिए लिखी हुई है कि डेट्स तो इसलिए मॉडर्न इंडिया के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे 4 ऑप्शंस देके कि आप बताइए कि इनमें से जो चीज़ें हुई हैं वो समय के हिसाब से कब हुई हैं। हो सकता है उसमें से आपकी दो इवेंट्स जो हैं एक ही ईयर के अंदर हो रही हों, इसलिए आपको एटलीस्ट डेट पता होनी चाहिए। डेट नहीं पता है तो एटलीस्ट कम से कम उसका मंथ जरूर याद रखें। हो सकता है कि इनमें मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस में से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
ठीक है, तो इस युद्ध के बारे में बात करें, दिस बैटल वॉज बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी और जो ब्रिटिश आर्मी थी वो किसके अंडर थी, ये भी लिख लीजिए, यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो नाम का जो कमांडर था इनका, उसके अंडर में ब्रिटिश आर्मी लड़ रही थी। ब्रिटिश आर्मी अंडर हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ नवाब ऑफ अवध, जो कि थे सुजाउद्दौला। इससे पहले जो अभी आपके क्या कहते हैं नवाब ऑफ बंगाल थे, वो थे सिराजुद्दौला। ठीक है, ये अवध के थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला। नवाब ऑफ बंगाल जो था मीर कासिम, मीर जाफर के बाद में मीर कासिम बैठा गद्दी पर यहाँ पर। और मीर कासिम जिसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे योग्य राजा जो है नवाबों में से एक था, बंगाल के कुछ योग्य नवाबों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड, जो थर्ड बंदा था वो था मुगल एम्परर आलम शाह सेकंड। ठीक है, तो इन तीन लोगों की सेनाएं एक साथ लड़ रही थी, किससे, जो है ब्रिटिश आर्मी के साथ। इसमें क्या होता है, इंग्लिश आर्मी डिफीटेड ऑल ऑफ देम एंड आफ्टर दिस बैटल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। इस युद्ध के बाद, ये युद्ध हुआ और उसके काफ़ी टाइम बाद वैसे होता है, उस युद्ध के काफ़ी टाइम बाद अगस्त में जो होने के बाद है, अगस्त में अब जो होगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साइन होने के बाद जो है इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो कब साइन हुई, वो हुई आपकी 12 अगस्त 1765 के अंदर, लगभग आपके 8-9 महीने बाद जो है ट्रीटी साइन होती है। तो इसमें दो ट्रीटी होती हैं, मतलब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो फेजेस में होती है। आप एक तो होती है शाह आलम सेकेंड, नवाब ऑफ बंगाल निज़ामुद्दौला जो उस टाइम पर बन चुके थे, एंड लॉर्ड क्लाइव, जो लॉर्ड क्लाइव और इन दोनों के बीच में पहली ट्रीटी साइन होती है। सेकंड जो इलाहाबाद की ट्रीटी है वो साइन होगी किसके बीच में, नवाब ऑफ अवध जो कि थे सुजाउद्दौला, जिन्होंने बक्सर के युद्ध में पार्ट लिया था, सुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। ये दो ट्रीटी होंगी, इलाहाबाद की ट्रीटी दो भागों में होती है इस तरीके से। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड इसका नाम दे सकते हैं, वैसे कंबाइन तौर पे इलाहाबाद की ट्रीटी बोली जाती है। इसमें हुआ क्या, इसके जो आउटकम्स थे वो थोड़े से खतरनाक थे, जो इंडिया को आगे तक जाके नुकसान पहुंचाते रहे। आउटकम्स ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो कंपनी गॉट 50 लाख रुपीज एंड द फोर्ट ऑफ चुनार। चुनार का जो फोर्ट था, सॉरी चुनार का जो दुर्ग था वो दुर्ग मिल गया पहली बात तो इनको, तो यहाँ से वो ऑपरेट करना इनको आसान हो गया। इसके अलावा इनको मिले 50 लाख रुपए। ठीक है, उस टाइम पर 50 लाख की जो रकम थी वो अवध जो प्रांत है उसको देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और उन्होंने दी। इसका मतलब इन्होंने अपनी इकोनॉमिकली काफ़ी लॉस किया खुद का। इसके अलावा क्या था, द रीजन ऑफ बनारसी एंड गाजीपुर ऑल्सो बिकेम द टेरिटरी ऑफ इंग्लिश आर्मी। उस टाइम पर जो इंग्लिश आर्मी यहाँ पर लड़ रही थी लॉर्ड क्लाइव के अंडर में, तो उनके अंडर में कौन कौन आ गया, उनके अंडर में आ गया आपका गाजीपुर और बनारस। गाजीपुर और बनारस की अगर बात की जाए तो ये आपको पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर ये एरिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये उस टाइम पर आ चुके थे जो है ब्रिटिश आर्मी के अंडर, कंप्लीटली उनके अंडर आ गए, उनकी टेरिटरी के अंदर शामिल हो गए, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर था उसमें ये शामिल हो गए। ठीक है, इसके अलावा कंपनी गॉट द फुल परमिट टू ट्रेड इन अवध, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अवध विदाउट एनी टैक्स। पूरे अवध के अंदर उनको बिना किसी टैक्स के जो है वो अनुमति मिल गई, इनको वहाँ पर किसी भी तरीके का क्या कहते हैं ट्रेड करने की अनुमति मिल गई, वो भी बिना किसी टैक्स के। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। अवध का जो रीजन था बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात की जाए, लेकिन काफ़ी उपजाऊ था। अवध और नवाब ऑफ बंगाल का दोनों का जो रीजन है इसीलिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्योंकि इनकी जो ज़मीन थी वो कहूँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ करती थी। ठीक है, और अगर टैक्स का जो पूरा जो राजस्व विभाग था बक्सर के युद्ध के बाद जो है वो भी धीरे धीरे जो है इंग्लिश उसके पास आ गया था, इंग्लिश कंपनी के पास आ गया था, इसने उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये हो गई कि आर्मी ऑफ अवध वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। इसके बाद आर्मी ऑफ अवध लगभग खत्म हो चुकी थी, अवध की आर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी, एंड दे वर प्रोटेक्टेड बाय द इंग्लिश आर्मी। इन लोगों ने क्या किया, इंग्लिश आर्मी की प्रोटेक्शन मांग ली। अब अभी तक क्या था कि अवध वाले कभी हो सकता था कि कभी कोई रिवोल्ट कर सकते, लेकिन जब इन्होंने क्या किया अपनी आर्मी को ही लगभग खत्म कर दिया और जो है प्रोटेक्शन किससे ले ली, इंग्लिश आर्मी से। अपने दुश्मनों से अगर आप प्रोटेक्शन लेके बैठे हुए हैं तो आपकी कोई उम्मीद नहीं है कि आप कब तक जिंदा हैं। ठीक है, तो यही काम होता रहा अवध के साथ। और इसके बाद फिर अवध पे क्या हुआ, अवध के नवाबों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। अवध सबसे पहले देखते हैं अवध के नवाबों के बारे में। तो अवध जो एक अलग प्रांत था, मतलब मुगल्स के बाद जो अवध एक नया प्रांत बना, उसको स्टेबल करने वाले व्यक्ति का नाम था आदत खान बुरहान उल मुल्ला। ठीक है, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, आदत खान, इसको एग्जैक्टली वैसे देखा जाए तो आदत खान ही बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसको बोला जाता है आदत खान। आदत खान ही इसका नाम है जो बोला जाता है।
बुरहान उल मुल्क जो है इसका पूरा कंप्लीट नाम है, आदत खान बुरहान उल मुल्क, वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट अवध स्टेट इन 1722। मतलब बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ 1707 में जो है वो डेथ हुई थी औरंगजेब की, और उसके डेथ के 15 साल बाद जो है नया इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया, जिसकी राजधानी क्या रखी, विद फैजाबाद एज द कैपिटल। अवध नया स्टेट बना जिसकी जो कैपिटल थी वो पहले फैजाबाद हुआ करती थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, फैजाबाद पहली कैपिटल जो है, शुरुआती कैपिटल फैजाबाद थी, जिसको बाद में फैजाबाद से लखनऊ लाया गया था। जो फोर्थ नवाब थे, नवाब ऑफ अवध, जिनका नाम था असफुद्दौला। अभी हम आगे देखेंगे उनके बारे में, वो पॉइंट शायद मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शुजाउद्दौला वॉज द थर्ड नवाब ऑफ अवध एंड ही टुक पार्ट, यहाँ पर ही होना चाहिए, एंड ही टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई 64 के अंदर, वहाँ पर 3 लोगों की सेनाएं लड़ रही थी, उसमें से एक जो थी नवाब ऑफ अवध की भी थी, जो उस टाइम पर लड़ रहे थे, उनका नाम था शुजाउद्दौला। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी लोग रहे हैं इसमें जिनकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ खास हिस्ट्री पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है जिससे क्वेश्चन बन सके। तो हम लोग सिर्फ वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट की बात करें, शुजाउद्दौला रूल्ड फ्रॉम 1754 टू 1775। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हो सकता है आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन हो जाए कि 64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद इनका राज्य खत्म हो गया था। ऐसा नहीं है, राज्य इनका खत्म नहीं हुआ। इलाहाबाद की ट्रीटी हो गई, उसमें इन्होंने अपने राज्य को कमज़ोर कर लिया, लेकिन शासन करते रहे। मतलब राज्य कमज़ोर हो चुका था लेकिन शासन चल रहा था, जो कि अधिकतर राजाओं के साथ था। अधिकतर छोटे छोटे जो राजा थे उन सबके साथ लगभग यही सीन हो रखा था। अगर आप मराठास को हटा दें और फिर मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली को हटा दें, तो बहुत कम ही ऐसे शासक बचे हुए थे जिन लोगों ने जो है अंग्रेजों की सत्ता नहीं स्वीकार की थी। और भी बहुत सारे थे, झांसी की रानी लड़ गई, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे जगहों पर लड़े, लेकिन उनके साम्राज्य शायद इतने बड़े नहीं थे जितने बड़े मैसूर या मराठाओं का साम्राज्य रहा। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही नाम लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबकी मैं एक तरीके से बेइज्जती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोर्थ नवाब ऑफ अवध जो है, जिनका नाम था असफउद्दौला, ये मैंने अभी बोला था आपको, ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू अवध। ठीक है, जो असफउद्दौला थे उन्होंने फैजाबाद से अवध जो है आपकी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, जो थर्ड नवाब थे, नवाब शुजाउद्दौला, उन्होंने इससे पहले लखनऊ में बहुत सारे काम किए हुए थे। मतलब बहुत सारे वैसे काम नहीं, लेकिन लखनऊ जो है एक मेन सिटी पहले भी हुआ करता था। लखनऊ अगर देखा जाए, जब ये राजधानी नहीं था उस टाइम पर भी मेन सिटी में से एक हुआ करता था। शुजाउद्दौला के कंटेम्प्रेरी जो मुगल राजा थे वो थे शाह आलम सेकंड, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध में इनके साथ लड़े थे शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड ने जब एक ईरानी राजा था जिससे एक तरीके से उसके आक्रमण से डर के इस दिल्ली से भागे, तो इनको लखनऊ में इसने स्वागत किया था। ठीक है, अवध के राजा शुजाउद्दौला ने लखनऊ के अंदर इनको स्वागत किया, लखनऊ के अंदर इनको रहने की और शेल्टर दी। तो ऐसा नहीं, लखनऊ पहले भी विकसित था, पहले भी लखनऊ में इमारतें थी। वो बात अलग है कि जब इसको राजधानी बना दिया गया, उसके बाद बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इन सब की जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके बाद हुई है। ठीक है, इन 1784 जो नवाब जो आपके थे असफउद्दौला ने जब जो कैपिटल लखनऊ चेंज कर दी, उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हुआ जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1784 के अंदर नवाब असफउद्दौला द्वारा ही बिल्ड इमामबाड़ा। जो इमामबाड़ा बना हुआ है लखनऊ के अंदर, मेन मतलब कंस्ट्रक्शंस में से एक है इमामबाड़ा, उसको बनवाया नवाब असफउद्दौला ने। तो आपको एक ही नाम याद रखना है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप आसानी से डील कर सकते हैं। नवाब असफउद्दौला, इन्होंने लखनऊ ट्रांसफ़र किया और जो लखनऊ में इमामबाड़ा है वो भी इन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है अवध मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अवध प्रांत से, वो ये हो सकता है कि जो लास्ट रूलर था नवाब ऑफ अवध या नवाब ऑफ लखनऊ का जो लास्ट रूलर था वो था वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह जो है यहाँ के लास्ट रूलर हुआ करते थे। इनके बाद जो है कंपनी ने एक तरीके से इन पे एक आरोप लगाया कि ये बैड रूलिंग कर रहे हैं, इनकी रूलिंग का तरीका अच्छा नहीं है, क्रूर हैं, जो भी हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के झूठे आरोप लगाकर इनको वहाँ से हटा दिया गया और अवध प्रांत को ही ख़त्म कर दिया गया। जो अवध एक इंडिपेंडेंट प्रांत हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया गया और इसको इंग्लिश एम्पायर के अंदर मिला लिया गया। यही वो चीज़ है कि इन 1856 वाजिद अली शाह वॉज डिथ्रोन मतलब कि उनको डिथ्रोन का मतलब होता है उनको हटा दिया गया, गद्दी से हटा दिया गया, उनसे जो है उनका सिंहासन छीन लिया गया बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ऑफिशियल्स। ठीक है, एंड अवध बिकेम अ पार्ट ऑफ इंग्लिश एम्पायर। ये एक तरीके से झूठी वो लगा दी गई इन पे कि ये जो है शासन गलत तरीके से कर रहे हैं, इनका शासन करने का जो तरीका है वो गलत है, गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, और ये ऐसे आरोप लगाकर इनको
अवध का जो एक प्रोविंस था, अवध जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, उस इंडिपेंडेंट स्टेट को इन्होंने ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये जो हरकत हुई, ये जो हरकत की गई इंग्लिश एम्पायर के द्वारा, ये हरकत एक तरीके से उसने क्या किया, इट इज़ कंसिडर्ड दैट दिस बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ट्रिगर्ड अदर स्टेट्स फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक साल बाद 56 में इन्होंने ऐसा किया, 56 में इन्होंने ऐसा किया, और अगले ही साल 57 में जो है 1857 की क्रांति हो गई। क्रांति के पीछे के रीज़न जो हैं उसमें बहुत सारे रीज़न शामिल होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको रिवोल्ट जो है 1857, उसको पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उनमें से एक जो चीज़ थी वो ये भी थी, क्योंकि जब वहाँ पर ऐसे बहुत सारे शासक थे, ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो क्या थे, एक इंडिपेंडेंट राज्य थे, वहाँ पर उनका खुद का राजा था, गवर्नेंस उनके हाथ में थी, लेकिन वो अंडर मतलब जो आपकी सब्सिडरी अलायंस की जो एक नीति थी उसके अंडर, वो किसके अंदर काम कर रहे थे, वो इंग्लिश एम्पायर के अंडर काम कर रहे थे। तो इस हरकत के बाद जो है उन सबको कहीं ना कहीं डर लग चुका था इस चीज़ का कि अगर ये अवध के साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ हो सकता है, आगे आने वाले टाइम पर ये किसी के साथ ऐसा हो सकता है, और जो इंग्लिश जो एक तरीके से सेना है वो कभी भी किसी भी को भी इन्वेड कर सकती है, या फिर इस तरीके का जो एक तरीके से या तो इन्विजन करके अपने कब्जे में कर लेगी, या फिर इस तरीके के कुछ भी ऑफिशियल्स के द्वारा जो उल्टे सीधे आरोप लगाए जाते हैं उनको वैसे आरोप लगाकर जो है इनसे अपना जो इनकी राजगद्दी है वो छीन ली जाएगी। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें नेशनलिज्म नहीं था या नहीं था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए उसके लिए। तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है कि उसमें नेशनलिज्म था या नहीं था। कुछ लोग उस पर ये मतलब जो पॉइंट है डिबेटेबल है, कुछ लोग उसके फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं। तो हमको खैर उतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है नहीं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। बस इतना याद रखिए कि उनमें से एक ऑप्शन, एक जो रीज़न था वो ये भी था कि जो इन्होंने इंग्लिश लोगों ने जो अवध के साथ किया था। तो आज हमने देखा मतलब जो बंगाल को देखा और अवध को देखा, और इसके अलावा जो यहाँ पर जितने और सारे राज्य थे उनका बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डीप में जो एक्सप्लेनेशन है वो कल मिलेगा आपको, जिसमें हम देखेंगे मराठास को, और इसके अलावा सिख जो है उनको भी कुछ जो उनके गुरु रहे हैं उनके बारे में भी देख लेंगे, और उसके अलावा बटेगा आपको मैसूर का जो राज्य है, ठीक है, मैसूर का राज्य जो है उसके बारे में देखेंगे। ये तीन चीज़ें जो हम कल कवर करेंगे, क्योंकि कल जो है आपका बेसिक में जो टाइम जा रहा है वो नहीं जाएगा। आज मैंने बेसिक पूरा क्लियर कर दिया है कि उस टाइम पर हो क्या रहा था। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट है वो उसको अगली वाली क्लास के अंदर। टाइम हो चुका है क्विज का, तो क्विज को देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन थे क्विज के उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए हुए हैं। मैंने पूछे थे कुछ जो बुक्स हैं जो जीवनियाँ लिखी गई, एक तरीके से बायोग्राफी जो लिखी गई, मुगल सम्राटों की जो बायोग्राफी लिखी गई उनके बारे में क्वेश्चन पूछा था मैंने। पहला पूछा था अकबरनामा किसने लिखा, सेकंड था बाबरनामा, थर्ड था आपका हुमायूंनामा, और लास्ट क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा हट के था। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबरनामा के बारे में। तो बाबरनामा का जो राइटर है वो है आपका अबुल फजल। काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने आंसर दिए नहीं है, मैं कुछ और चीज़ें भी साथ में आपको बता देता हूँ। अबुल फजल वो व्यक्ति है जिसने बाबरनामा लिखा, इसके साथ साथ आईने अकबरी, आईने, ठीक है, आईने अकबरी नाम की जो रचना है वो भी इसी की थी। तो आप ये याद रखिए अकबर से रिलेटेड जो दो बड़ी रचनाएं हुई वो दोनों की किसने, अबुल फजल ने। अबुल फजल एक कुशल राइटर था और अच्छा जो है वो सेनानी भी था। इसने दक्षिण में बहुत सारे युद्धों को एक तरीके से लीड भी किया था, और इसकी हत्या करवाई गई थी, ठीक है। ये अकबर के बहुत करीब था, अकबर का बहुत ज़्यादा करीबी था और बहुत वफादार था। तो जब सलीम एक तरीके से रिवोल्ट पर था, जहांगीर जब रिवोल्ट पर था, जब अपने बाप के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा था, तो इसने इसकी हत्या करा दी थी। इसकी हत्या कराई गई सलीम के द्वारा, मतलब जहांगीर के द्वारा। जब दक्षिण से अकबर के लिए कुछ जो कुछ लड़ाइयाँ इसने लड़ी हैं दक्षिण में वो लड़ाई लड़के वापस आ रहा था, तब इसने लड़ाई लड़के वापस आगरा आ रहा था, तो सलीम ने इसकी हत्या करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट है बाबरनामा। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। बाबरनामा खुद बाबर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखी गई हुमायूं की सौतेली बहन, ठीक है, हुमायूंनामा लिखी गई हुमायूं की सौतेली बहन जिनका नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। और हुमायूंनामा में ही क्या कहते हैं, आने वाले जो अकबर हैं, अकबर के में भी बहुत सारी, अकबर की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और बाबर की भी बहुत सारी चीज़ों का जो एक तरीके से बहुत सारी नॉलेज है जो वो यहाँ से मिलती है हुमायूंनामा से, क्योंकि ये ऐसी मतलब औरत थी जो हुमायूं के टाइम पर भी रही हैं और उसके बाद भी जिंदा रही हैं। तो इन्होंने दोनों के काम के बारे में लिखा है, और उसके साथ साथ में बाबर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं।
क्योंकि बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी है, तो अपनी डेथ और इनका मकबरा कहाँ पर बना है ये सब चीज़ें ये अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी के अंदर नहीं लिख सकते थे। तो सिंपल सी बात है, हुमायूं नामा के अंदर से मालूम चलता है कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ बनवाया गया, किसने बनवाया, कब बनवाया, तो ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं हुमायूं नामा से जो लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, तो ये तो 3 क्वेश्चन थे मुगल साम्राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग जो पूछा था कि 12 मिहिर जो थे वो किसके शासन में काल में थे, कौन सा वंश था जो शासन कर रहा था उस टाइम। 12 मिहिर के बारे में अगर बात की जाए तो ये उज्जैन के निवासी थे। सबसे पहली चीज़, उज्जैन के निवासी थे। ठीक है, उज्जैन में रहा करते थे। उस टाइम पे उज्जैन को उज्जैनी बोला जाता था। ठीक है, उज्जैनी के ये निवासी हुआ करते थे। गुप्त काल में थे, ये तो सबको लगभग पता ही होगा। और गुप्त काल में चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे। अगर इनके बारे में बात करें हम तो ये बहुत मतलब फेमस गणितज्ञ, खगोल शास्त्री उस टाइम हुआ करते थे। वेद पढ़ रखे थे इन्होंने और वेदों पर विश्वास भी करते थे, लेकिन वेदों पर ये एक तरीके से अंधा विश्वास नहीं करते थे। सुपरस्टिशियस जो पावर्स होती हैं उन पर ये ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे सुपरस्टिशियस पावर्स के। इनका मानना था कि साइंस नाम की चीज़ एडजस्ट करती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस के हिसाब से होती हैं, साइंटिफिक चीज़ों के हिसाब से होती हैं। वैज्ञानिक मतों पर विश्वास करने वाले लोगों में से एक थे 12 मिहिर। ठीक है, तो इनका वंश की बात की जाए तो ये था गुप्त वंश। और अगर शासक की बात की जाए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड जो सबसे फेमस विक्रमादित्यों में से एक हैं। चंद्रगुप्त सब फेमस में से एक नहीं, सबसे ज़्यादा फेमस ही यही इन्हीं को बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। इसमें मैंने आपको यहाँ अभी तक बता दिया है जो ये हो गई, कुछ को एक्सप्लेन कर दिया, साथ में मैंने अपनी क्लास बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 4 क्वेश्चंस जो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए क्विज हैं, वो आपको क्वेश्चंस को आंसर उनको करना है। तो ये हैं आज के कुछ के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन जो हैं वो आगे आने वाले मतलब क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे आपको, अभी मैंने पढ़ाए नहीं हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का स्टेट कौन सा था जहाँ से बिलोंग करते हैं। बिरसा मुंडा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रांतिकारियों में से एक हैं, जो आदिवासी क्रांतिकारियों में से एक हैं, तो वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे वो आपको आंसर में लिखना है। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उस टाइम पे जो आपका गवर्नर जनरल था इंडिया का वो कौन था, ये आपको बताना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। इसके बाद 1857 क्रांति में इलाहाबाद से कौन सा राजा था, कौन सा रूलर था जो इलाहाबाद से मतलब उस क्रांति के अंदर जुड़ा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले की तरह इन सब से हटके है। आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, क्लासिक टाइप का क्वेश्चन है, आपसे अधिकतर जगह पर पूछा जाता है। तो बताइएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी हो सकती थी अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको सभी लेक्चर्स जो हैं वो टाइम पर प्रोवाइड होते रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।